बोकारो ट्रेजरी से फर्जी निकासी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में पदस्थापित होमगार्ड जवान गिरफ्तार किया गया। सीआईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। अभियुक्त के खाते में लगभग 1 करोड़ की संदिग्ध राशि का लेनदेन मिला है, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल कुमार पांडे का सहयोगी था। 43 लाख रुपए को फ्रीज किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। बोकारो ट्रेजरी से फर्जी निकासी मामले में सीडीआई ये लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी कार्यालय के अकाउंट सेक्शन में पदस्थापित होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया गया है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जिस व्यक्ति को अब गिरफ्तार किया गया है, जिसे होमगार्ड बताया जा रहा है, 1 करोड़ की संदिग्ध राशि का लेनदेन मिला है उसके पास से। जी बिल्कुल, 1 करोड़ 6 लाख के अप्रॉक्स जो है जो अवैध ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी जो है वो खाते में ट्रांसफर हुआ है। इस पूरी तमाम चीजों की जानकारी जो है वो सीआईडी को मिली, जिसके बाद मामले की जांच की गई, जिसके बाद सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो कि गृह रक्षा वाहिनी का है और बोकारो में ही जो अकाउंट्स ऑफिस है उसी में वो पदस्थापित था। फिलहाल उसके खाते से 43 लाख रुपए भी जो जानकारी के अनुसार मिले हैं उसे फ्रीज किया गया है और तमाम चीजों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बोकारो ट्रेजरी घोटाले मामले में जब सामने आया उसके बाद इस मामले को लेकर जो जांच शुरू हुई उसमें कहीं ना कहीं सतीश कुमार जो है वो बच गया था। हालांकि सीआईडी की जो स्पेशल एसआईटी की टीम है उसके द्वारा जब ये पूरी जांच की गई तो उसमें ये तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आई है। अब फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और उससे पूछताछ भी की जा रही है कि इस नेक्सस में और कौन लोग संलिप्त है, क्योंकि कई लोग अभी भी जो हैं वो पर्दे के पीछे हैं और उनके खिलाफ भी सबूत जो है वो साक्ष्य का संकलन जो है वो किया जा रहा है। एसआईटी के द्वारा न सिर्फ बोकारो बल्कि बताएं हजारीबाग और जो तमाम जगह हैं जहां पर इस तरह के घोटाले हुए हैं, अब तक जो 4 ट्रेजरी के मामले जो है वो सामने आए हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो एजी रिपोर्ट है उसके अनुसार और भी करीब ऐसे कई 10 और जिले हैं जहां पर इस तरह के घोटाले की संभावना जताई गई है। तो इस पूरे मामले की जो जांच है अब जो एसआईटी की टीम है सीआईडी की वो कर रही है और आने वाले दिनों में बड़े खुलासे और बड़े खुलासे होने की संभावना है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इरफान अंसारी का एक बार फिर से विवादित बोल सामने आए। इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी जैसे बाबा को बंगाल के युवा पॉकेट में रखते हैं और रखते ही नहीं, एक दिन में 10-10 खा जाते हैं। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो यूपी की तरह मुसलमानों के घर तोड़े जाएंगे। याद रखना है बाबा, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है। बंगाल यहाँ के लोगों को नहीं जानते हो, हमारे यहाँ के युवाओं को नहीं जानते हो। तुम जैसे बाबाओं को यहाँ के युवा जो है पॉकेट में रखता है और बाबा को पॉकेट में रखता ही नहीं है, एक दिन में 10-10 बाबा खाता भी है, बोलता है, मुंह में डालता है और फेंक देता है। याद रखना योगी, बंगाल से मत टकराओ, थोड़ा संयमित रहो, नियमित रहो। इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने इरफान के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस बार मंत्री जी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अंसारी जी का यह बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मसार करने वाला है। साहब, योगी जी ने संन्यास ले लिया और राष्ट्र के लिए और प्रदेश की प्रगति के लिए अपना घर द्वार छोड़ दिया। उनके बारे में इतनी घटिया टिप्पणी माननीय मंत्री जी कर रहे हो। माननीय मंत्री जी की ऐसी पहली टिप्पणी नहीं है। एक योग प्रशिक्षिका के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, कंगना रनौत के बारे में अभद्र टिप्पणी की, लेकिन इस बार उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। साहब, अब बुलडोजर बाबा के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करके बच जाएंगे मंत्री जी, ये हो ही नहीं सकता। और इरफान अंसारी के विवादित बयान के समर्थन में झारखंड कांग्रेस खुलकर सामने आ गई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इरफान अंसारी के बयान, सीएम योगी पर दिए गए बयान को सही बताया और कहा कि
बंगाल के युवा काफी संवेदनशील हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर गेरुआ वस्त्र पहनने वाला रावण नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपने आचरण से ऐसी छवि बना रहे हैं। बंगाल के युवा संवेदनशील हैं। बंगाल के युवा गेरुआ वस्त्र पहन करके बंगाल के सामाजिक ताने बाने को भंग करने का, बंगाल की अस्मिता से साथ खिलवाड़ करने का, अगर इस प्रकार के बाबा बंगाल में उतरेंगे तो बंगाल के युवा उसका जवाब देने का काम करेंगे। नहीं, मुझे ये लगता है कि सभी नहीं, योगी जी जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग, ये लोग उसी प्रकार के हो गए हैं। रांची के सर्किट हाउस में 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आयोग में मामलों की जन सुनवाई शुरू हो गई है। राष्ट्रीय एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा अनुसूचित जनजाति समाज से संबंधित शिकायतों और आवेदनों पर आयोग में सुनवाई कर रही हैं। 29 अप्रैल तक चलने वाली आयोग की इस सुनवाई में 66 मामलों पर फैसला लिया जाएगा। इस दौरान अनुसूचित जनजाति समाज से जुड़ रहे लोग अपनी शिकायत को लेकर आयोग में पहुंचे और जन सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी आयोग में अपना पक्ष रख रहे हैं। आज 21 मामलों की सुनवाई हो रही है। इनमें एक मामला रूपा कुमारी का भी है, जिसने 2023 में पीजीटी शिक्षक की परीक्षा दी थी। रूपा कुमारी ने आदिम जनजाति से संबंधित आरक्षण को लेकर अपनी नियुक्ति नहीं हो अपने को लेकर एसटी आयोग में सुनवाई को लेकर आवेदन दिया था, जिसमें जेएसएससी की ओर से भी पक्ष रखा गया। रूपा कुमारी ने बताया कि आज पहले चरण की सुनवाई है, इस मामले में आगे भी सुनवाई होगी। जेसीसी के द्वारा पीजीटी की एग्जाम दी गई थी 2023 में, मैंने उसकी एग्जाम दी थी और मेरा पेपर वगैरह सब क्लियर हुआ था, डीबी वगैरह भी हो चुका था और मैं आदिम जनजाति से आती हूँ, तो मैं उस सीट से हट गई हूँ सर। मेरिट में डीबी वगैरह सब होता है, बाकी मैं मेरिट से हट गई, तो मैंने वही आयोग पर ये कंप्लेन लगाए थे कि इसकी जाँच की जाए। अब खबर रांची से है, जहां ग्राम पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने के लिए झारखंड कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी के राजू ने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए हर 2 महीने में एक बार फिर जिला अध्यक्षों के साथ रिव्यू मीटिंग आयोजित की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के गठन के लिए नई गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसमें इस बार 2 अहम बदलाव किए गए हैं। हर सदस्य को जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का मीटिंग हम बुलाया। अगले दिनों में 2 महीने में एक दिन, ये पूरा दिन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का वर्क हम रिव्यू करेंगे। 2 महीने में एक दिन, पूरा नेक्स्ट 1 ईयर का शेड्यूल भी आज ही हम अनाउंस कर रहे। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का रिव्यू मीटिंग में कुछ मुद्दे पर हम फोकस करेंगे। झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेएमएम जहां दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, वहीं 16 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि गठबंधन के हित में जो भी फैसला होगा उससे माना जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी आलाकमान हेमंत सोरेन से बातचीत करेगा और एक सीट की मांग रखी जाएगी, लेकिन अंतिम फैसला गठबंधन हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। कोशिश करेंगे हमारा अलायंस पार्टनर हमको राज्यसभा में कांग्रेस उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने के लिए सहयोग देंगे। ये बात हमारा कांग्रेस हाईकमांड भी नोट किया। कांग्रेस हाईकमांड और मैं मिलके हमारा ऑनरेबल सीएम के साथ अगले दिनों में, वो इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद अगले दिनों में ये बात हो जाएगा। ये हार्मोनियस तरीका से हम एक डिसीजन। और खबर सिमडेगा से, जहां तिर्रा गांव में अंधविश्वास के चलते एक युवक की बलि देने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और समय पर किए गए हस्तक्षेप से युवक की जान बच गई। पुलिस ने इस मामले को आपसी रंजिश और अंधविश्वास से जुड़ा बताया। फिलहाल
पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि तिर्रा गांव निवासी इस दौर के बुलावे पर रेंगरिही से एक भगत आया था, जो गांव के एक घर के नीचे से काफी सोना होने की बात कही। इसके बाद उसने गांव के ही युवक सुमित केरकेट्टा को अपने पास बुलाया और कहा कि सुमित को बलि देने से ही सोना मिलेगा। इसके बाद गांव वाले भगत को पकड़कर बैठक किए तो भगत गांव वालों को भूत की शक्ति जानने की बात कहकर डराने लगा और फिर वह गांव के इस दौर नामक व्यक्ति के घर जाने की बात कहकर फरार हो गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने सदर थाना पहुंचकर भगत की शिकायत की। ग्रामीणों ने पुलिस को भगत का बैग भी दिया, जिसमें हनुमान छाप सिक्का समेत कई ऐसे सामान मिले जो झाड़ फूक में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह एक विशुद्ध रूप से ये एक आपसी मामला था, जिसको एक भगत के माध्यम से अफवाह के रूप में इसको बढ़ा दिया गया था और ये अंधविश्वास से जुड़ा मामला है। इसमें चीजों को काफी बढ़ा दिया गया है और इसमें फिर भी एक कांड दर्ज कर लिया गया है और हम लोग ऐसे लोग जो हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। पुलिस की ओर से ग्रामीणों के लिए क्या अपील? ग्रामीणों से ये अपील है कि अगर इस तरह के कोई मामले आते हैं तो अविलंब जो है प्रशासन को सूचित करें। अगली खबर भी सिमडेगा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के सलडेगा में एक शादी समारोह के दौरान हथियार के बल पर हुई मारपीट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि घटना में इस्तेमाल पिस्टल नकली थी। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले आदर्श कुमार ने सदर थाना में मारपीट का एक मामला दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि विक्रम नाम के शख्स ने पिस्टल के बट से सिर पर हमला किया। पुलिस मामला दर्ज करते हुए जब जांच शुरू की तो घटना में जिस पिस्टल का जिक्र किया गया था वह खिलौने वाला एक नकली पिस्टल वाला लाइटर निकला। पुलिस ने उसे जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक की पूरी जांच के क्रम में यह बात स्पष्ट हुई है कि जो बंदूक दिखाने की जो बात की थी वो बंदूक नहीं थी, बल्कि एक डमी और खिलौना जैसा एक लाइटर होता है वो निकला है। उसको बरामद भी किया गया है, उसको जब्त कर लिया गया है और बाकी इसमें अनुसंधान जारी है और बाकी जल्द लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। खबर गिरिडीह से, जहां भीषण गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। हीरोडीही थाना क्षेत्र के कारीहारी और रशपुरा पावर सब स्टेशन के पास उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। विद्युत विभाग के कर्मियों की मनमानी और अनियमितता बिजली आपूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग कोदम्बरी चौक पर मुख्य सड़क को जाम कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति ढंग से नहीं की जा रही और शिकायत करने पर बदतमीजी की जा रही है। हम लोग सभी गांव से आते हैं सर, और गांव में ही बिजली की कमी है। हम लोगों को 10-12 घंटा भी बिजली नहीं दिया जाता है और शहरों में 24 घंटा बिजली दिया जाता है और हम ही लोग का जमीन में खूंटा गाड़ के बिजली शहर पहुंचाया जाता है सर, और हम लोगों को बिजली नहीं मिलता है। और लगभग यहाँ की जो कर्मचारी, बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, विभाग से कुछ कम कटौती होता है, लेकिन विभाग में काम करने वाला कुछ दलाल है, वो दलाल बिजली को कटिंग करता है। सिमडेगा में भी लोगों ने हंगामा किया। ठेठई टागर प्रखंड के मुंडाल टोली पाहन टोली के दर्जनों ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के दफ्तर पहुंचकर हल्ला बोला और ट्रांसफार्मर की मांग की। दरअसल मुंडल पाहन टोली का ट्रांसफार्मर 1.5 सालों से खराब है। ग्रामीण बिजली को लेकर काफी परेशान है, जिसके चलते ग्रामीणों को सब्र का बांध अब टूट गया और पूरा गांव उठकर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के दफ्तर जा पहुंचा। ग्रामीणों का हुजूम और उनकी परेशानी को सुनकर कार्यपालक अभियंता ने उन्हें कल सुबह ट्रांसफार्मर देने की बात कही। हम लोग यहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है, खराब है, उस वजह से ना बच्चों का पढ़ाई सही ढंग से हो रहा है, नहीं कोई सुविधा मिल रहा है ना। अभी हम लोग 1 साल से लाइट ही नहीं देखे हैं सर, तो आप सोच सकते हैं कि इन गर्मी में बिना लाइट के रहना कितना मुश्किल है। ट्रांसफार्मर का करीब मार्च महीना में पिछला महीना दिया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम वाले से खराब हो गया, जिसके कारण इसको दोबारा बनाने के लिए यहाँ जमा किया गया था। बीच में तेल की कमी के कारण हम लोग उसको दे नहीं पाए थे। अभी उसका तेल आ गया है, ट्रांसफार्मर बन रहा है, तो कल मिल जाएगा।
हर दिन तापमान बढ़ रहा है। पलामू में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। जिले में भीषण गर्मी है और गर्म हवाएं चल रही। जिले के मेदिनीनगर में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। गर्मी की वजह से लोगों को सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो जा रहा। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी से बचने के लिए गाइडलाइन जारी की है। भीषण गर्मी पड़ता है और इस बार भी बहुत भीषण गर्मी पड़ रहा है। लू लहर चल रहा है, ऐसा लहर चल रहा है कि लगता है कि सब जल जाएगा। ये पूरा हाथ सब जहाँ भी खुला, मजबूरी भी है खुला रहना। गर्मी की वजह से बहुत सवारी बहुत कम निकल रहे हैं और हम लोग का यही काम है, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोग इतना परेशान है कि हम लोग का दिहाड़ी मजदूरी नहीं निकल पा रहा है। अपने हिसाब से मैं बताना चाहूंगी तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमारे मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है और यहाँ पलामू में मुझे 40 से ऊपर डिग्री सेल्सियस का सफर करना पड़ रहा है। हजारीबाग इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 10 दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दिन के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त हेमंत सती ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अनावश्यक बाहर ना निकलने की अपील की। ज्यादा पानी पीने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की भी अपील की गई। लगभग 42 डिग्री तापमान देखने को मिल रहा है। लोगों से आग्रह है कि अनावश्यक धूप में घर से ना निकले। ये गर्मी मतलब कि बहुत वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है और गर्मी में लोग अभी लगन का समय है, उसके बाद भी मार्केटिंग करना ही पड़ता है और लोग सेफ सुरक्षा भी नहीं हो पाते हैं। क्या पानी का व्यवस्था यहाँ हजारीबाग शहर में होना चाहिए जगह जगह पर, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ से मैं तो उपायुक्त महोदय से बात करूँगा और नगर पालिका से भी मिलूंगा कि जगह जगह पर पानी की व्यवस्था किया जाए पीने के लिए। दिन के समय में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, लगातार तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। इसके अलावा हम लोग अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इसके माध्यम से भी लोगों तक रीच आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। हजारीबाग में अचानक तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। तापमान की बात कर ले तो लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग में तापमान जो है वो मापा गया है। हजारीबाग शहर में हुआ तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि आम दिनों की अपेक्षा जो है शहर के सड़कों पर आम लोगों की संख्या में जो है काफी कमी देखने को मिल रही है। खासकर दोपहर की बात कर ले तो लोग जो है अपने अपने घरों में दुबके नजर आते हैं, क्योंकि इन दिनों जो है गर्म हवा के चलते लू का जो है वो डर बना रहता है। खासकर अगर बात कर ली जाए तो इन दिनों जो है यानी दोपहर के समय लोग जो है वो तरल पदार्थ का सेवन करना काफी पसंद करते हैं। हम बात कर ले तो सत्तू के अलावे जो है ककड़ी या फिर देखा जाए तो लोग जो है तरबूज इत्यादि का जो है वो सेवन करते हैं और इसकी खरीदारी भी जो है इन समय में काफी जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही अगर बात कर ले तो जिला प्रशासन भी आम लोगों से ये अपील कर रही है कि आप जो है इस धूप में जो है घर से बिना जरूरत के बाहर ना निकले। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि आप जो है शाम या सुबह अपने कामों को निपटाने का प्रयास करें। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। खबर रामगढ़ से, जहां बढ़ते हुए गर्मी को देखते हुए नगर परिषद ने पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया है। इसको लेकर एक टीम बनाई गई है। लगभग 90% जल मीनार को दुरुस्त किया जा रहा है, जबकि शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर खराब पड़े चापाकल को भी ठीक किया जा रहा है। 32 वार्ड में टैंकर मिल गया है, जबकि ड्राई जोन वाले वार्ड क्षेत्र में मोटर पंप लगने से टैंकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे नगर परिषद से बनाया गया है, उसका मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। तो उसमें टीम बना दिया गया है और उसमें काम चल रहा है। लगभग 90% जल मीनार को मरम्मती कर दिया गया है और चापाकल का मरम्मती का काम भी चल रहा है, जिसमें 24 घंटा में कंप्लेन के बाद रिजॉल्व हो जाता है। और जहाँ पे प्रत्येक वार्ड पार्षद को टैंकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जहाँ ड्राई जोन एरिया है वहाँ पे टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ वार्ड पार्षदों को अभी नहीं मिल पाया है, तो 1 सप्ताह के अंदर उनको भी टैंकर मिल जाएगा। खबर देवघर से, जहां मोहनी एकादशी और सोमवार के संयोग पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन करने पहुंचे।
शीघ्र दर्शन कूपन और सामान्य दोनों लाइनों में लंबी भीड़ देखी गई, जबकि फुट ओवर ब्रिज में श्रद्धालु धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एकादशी है, बैसाख महीना का सबसे पावन दिन है। मोनी बन के आती है। आज के दिन जो दिनों व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, हरि और हर का दिन है। महत्वपूर्ण तिथि है, इसीलिए आज के दिन जनेऊ, मुंडन, शादी, ब्याह सबसे शुभ और पावन दिन हो गया। और खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर में रेलवे के लगाए गए 4 गेटों को रात में बंद किए जाने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गेट बंद रहने के कारण रेलवे स्टेशन, अस्पताल और कॉलोनी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या को लेकर जनता रेल आंदोलन समिति ने रेल मंडल में डीआरएम और एसडीओ को मांग पत्र सौंपा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ, एसडीपीओ और रेल अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों की समस्या सुनने के बाद एसडीओ ने रेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रात में गेट खुले रखे जाएंगे। ज़्यादा रेलवे स्टेशन जाने में बहुत परेशानी हो रही है, तो हम लोगों ने इसमें एक मिडिल ग्राउंड निकालने की कोशिश की है कि इसमें जो भी गेट है वो सारे जो है मैन्ड गेट्स के रूप में ऑपरेट करें। मतलब वहां पर गेट रहे, पर गेट को जो है वो संचालित करने के लिए आरपीएफ के कर्मी या फिर रेलवे दो भी अपना सिक्योरिटी सिस्टम लगाना चाहे, वहां पे वो एक कोई जो है मैन्ड गेट की तरह ऑपरेट करे और वहां पे कैमरा के द्वारा जो भी अदर सिक्योरिटी मेजर्स लेना है वो खुद से करे, ना कि वहां पर कंप्लीटली गेट को बंद कर दे, क्योंकि उससे सही में जो है लोगों को परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि उसमें लोगों का गेट के द्वारा का प्रयोग किया जा रहा है। रेल आंदोलन के 27 सदस्य और रेल अधिकारियों लोगों को अनुमंडल कोड़ाट चक्रधरपुर द्वारा एक बैठक हुआ और बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी कोड़ाट द्वारा स्पष्ट रेल को निर्देश दिया गया कि आप पब्लिक सड़क को अब बंद मत कीजिए, नहीं तो। खबर हजारीबाग से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुकुंदगंज के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार मृतक पिछले 10 सालों से एयरफोर्स में कार्यरत थे। तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से युवक की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। डेथ क्या, वो मेरा दोस्त था, हम लोग कॉलेज साथ में पढ़ के बड़े हुए हैं। दीपक कुमार नाम है उसका, वो एयरफोर्स में था, हैदराबाद में पोस्टेड था। वो किसी काम से छुट्टी पे आया था। आज सुबह का घटना है कि लगभग 10 बजे एक दोस्त के साथ वो हजारीबाग आ रहा था। उसका घर मुकुंदगंज डेमो टांड है। आज किसी काम से हजारीबाग आ रहा था। वो बीच मुकुंदगंज से थोड़ा आगे रोड पे एक्सीडेंट हो गया। किसी बस से एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसके सर पे, दीपक जो मृत है मेरा दोस्त, उसके सर पे बस का चक्का चढ़ गया उसका और वो दीप की आगे। और जमशेदपुर से सैलानियों के लिए खुशखबरी है। जिले के दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, जहां एक खास तरह की हैंगिंग इको रेस्ट हाउस का निर्माण होगा, जो पेड़ों के बीच बनाया जा रहा है। हैंगिंग इको रेस्ट हाउस में करीब 15 कमरे होंगे। एक आधुनिक रेस्टोरेंट भी बनाया जाएगा। परियोजना में करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो हम लोग जब कंजर्वेशन की बात करते हैं तो जब तक लोगों को दिखाएंगे नहीं कि कैसा जंगल होता है, कैसा वाइल्ड लाइफ होता है, तब तक लोग उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा हम लोग का पॉलिसी है कि लोगों को जंगल को भी दिखलाएं और जंगल से जो लाभ हो रहे हैं लोग आकर करके इसके बारे में समझें और यहाँ पे इसको संरक्षण के बारे में भी समझेंगे, तभी हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। और सिमडेगा से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल की बच्चियों ने अपनी कल्पना की तस्वीरों को उकेरा। सिमडेगा की डीसी की पहल पर बच्चियों ने हेरिटेज भवन एवं म्यूजियम की दीवारों को सजाया। खूबसूरत पेंटिंग्स को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। हेरिटेज भवन शहर की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। सब हो रहा है हमारा स्थापना दिवस, 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर सुंदरीकरण किया जा रहा है। सुंदर दिखे हमारा यह
सेंटर हमारा यह सिमडेगा, और इसमें बच्चों का बहुत योगदान है।